बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, काबिल एहतराम मोहम्मद इदरीस, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उनके मजलिस आमला के मेंबरान, शहर कराची के अजीम सरमायाकार, ताजर, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली और सरकारी अफसरान, पुलिस ऑफिसर्स, मेहमान निगरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे कराची आना था कि पाकिस्तान नेवी ने एक तकरीब का इनेकाद किया था जहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान के ताउन से एक जंगी जहाज़ को लॉन्च किया जाना था। तो मैंने अपने कॉलीग्स को कहा कि मैं कराची में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होना चाहता हूँ और आपसे मुलाकात करके जो मौजूदा सनती, माशी और फाइनेंशियल सूरत हाल है, उस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सिंध हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर साहब का, मिफ्ता इस्माइल साहब का, कराची चैम्बर्स का, और जनाब मोती वाले तो मेरे बहुत पुराने, मेरी इनसे याद है। वैसे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कदावर यहाँ पर शख्सियात तशरीफ़ फरमाएँ जिनसे मेरी बड़ी पुरानी याद अल्लाह है। वो अलहदा बात है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो चंद लोग याद रखते हैं, मगर ना यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेहरबानी की और हमेशा याद रखा। बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपसे यहाँ पर बड़ी एक फ्रैंक डिस्कशन करने आया हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ने और जनाब मोती वाला साहब ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। मैं यहाँ पर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने नहीं आया और ना इसका कोई फ़ायदा है। यहाँ पे बड़े संजीदा पाकिस्तान के मायनास कारोबारी हजरात मौजूद हैं। मैं आपसे सीरियसली आपसे जो असल मसाइल हैं उनका हल जानने आया हूँ कि वो आपके पास है। शेख साहब भी बैठे हैं और मेरे मेहरबान बारिश हमारे साथी दोस्त बैठे हैं और यहाँ पर हमारे बेग साहब बैठे हैं, बहुत शख्सियात बैठी हैं यहाँ पे। देखें, पहली बात तो यह है कि डॉलर की बात कर लें। डॉलर 2018 में, अगस्त 2018 में 115 रुपए का था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जब हमारी मुत्तहिदा कोalition की हुकूमत बनी और मैं तमाम मुत्तहिदा पार्टीज़ के ज़ुमा का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी कमाल मेहरबानी से अपना कैंडिडेट चुना, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत शामिल है,
जनाब जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जिसमें MQM की क़यादत शामिल है, जिसमें PMLN मेरी अपनी पार्टी शामिल है, BNP शामिल है, बाप पार्टी शामिल है, ANP शामिल है, JUI शामिल है और दूसरी जमातें जिन्होंने अपनी मेहरबानी से जिन्होंने मुझे चुना। मैं कहना चाहता हूँ कि जब 11 अप्रैल को मैंने हलफ लिया, उस दिन तो डॉलर 189 पे था, जो 115 रुपये से 2018 से सफ़र करता हुआ 189 पे आया था। तो ये जो 60-65 रुपये की उड़ान थी, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं था। अलबत्ता जिस दिन ओथ मैंने उठाया तो डॉलर 8 रुपये सस्ता हो गया, आपकी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट्स ऊपर गई। उसके बाद की जो सूरत हाल वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। बिल्कुल देखिए कि पिछले, और विदाउट गोइंग इनटू एनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये उस वक्त तो कोई सियासी अफरा तफरी तो नहीं थी। उस वक्त तो उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5-4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ना किसी को मिली, ना आइंदा किसी को मिलेगी। ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं बड़े अदब से, बड़ी इनकिसारी से ये कहता हूँ कि ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा नहीं बोल रहा, इंतहाई आजी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका मैं कोई आपको ख्यालों की दुनिया में तो नहीं लेके जा रहा, आपके सामने सब कुछ। CPEC आया, आपके जब लोड शेडिंग का शदीद मसला था, CPEC के अपने बुनियाद पर यहाँ अपना ये प्रोजेक्ट कहाँ लगा जी, पॉडकास्ट में प्रोजेक्ट लगा, अपना पंजाब में लगा, सोलर के लगे, यहाँ पर विंड मिल के जामपीर में प्रोजेक्ट लगे, अपना पन बिजली के मंसूबे लगे। फिर हम अपनी जेब से पाकिस्तान के अपने जो स्केर्स रिसोर्सेज थे फॉरेन एक्सचेंज के, मैं तो उसके ऐनी शाहिद हूँ, बल्कि ख़ुद मेमार हूँ उसका। मुझे वो चारों प्रोजेक्ट जो गैस की बुनियाद पर लगे थे, 2 वफाक के, 2 पंजाब ने लगाए, अरबों डॉलर के वो मंसूबे थे। मैं अपना बिला खौफ तरदीद आपको कह सकता हूँ कि इतने जल्द मुद्दत में इतने सस्ते और जदीद तरीन मशीनरी के मंसूबे पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कहीं नहीं लगे। ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। बिल्कुल मंसूबे लगे, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। अब लोड शेडिंग फिर क्यों शुरू हुई, मुझे बताएं। क्या ये सियासी अफरा तफरी का नतीजा है या कि बदतरीन इनकॉम्पिटेंस, लैक ऑफ प्लानिंग, एक्सपीरियंस और करप्शन का नतीजा है? इसका फैसला करें आज आप, इसका फैसला होना चाहिए। ये जो 10-12 रुपये डॉलर बढ़ा है, इसको तो आप ज़रूर 1 महीने में इसकी कई तावीलें पेश की जा सकती है। मैं पूछता हूँ कि जब लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी तो फिर दोबारा लोड शेडिंग किस तरह शुरू हुई, क्यों हुई? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब कौम मांगती है कि भाई हमें बताया जाए। और 22 खरब जो अपना जो लिया गया कर्जा वो कहाँ गया? ये वो चुपते हुए सवालात हैं जिसका हमें अपना कौम जवाब मांगती है और जवाब उनको मिलना चाहिए। आप चीनी एक्सपोर्ट करें, सब्सिडी दें, इस गरीब कौम के पैसे की सब्सिडी दें, और फिर रुपया तेज़ी से नीचे जा रहा है। विंडफॉल नहीं बल्कि अपन वाटरफॉल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। एक सब्सिडी मिल रही है और दूसरी तरफ आपको जेब में रुपया जो सस्ता हो रहा है वो जेब में जा रहा है एक्सपोर्ट में। फिर आप चीनी एक्सपोर्ट करें अरबों रुपए खर्च करके। ये एक सियासी अफरा तफरी का नतीजा था। फिर मुझे इस सवाल का जवाब दें कि गंदम आप पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर गंदम आप इंपोर्ट करते हैं, ये सियासी अफरा तफरी का नतीजा था। फिर मुझे इस सवाल का आप मुझे जवाब दें कि जनाब LNG की जब कीमत मार्केट में $3 पर यूनिट थी, $3 नहीं खरीदा, तेल मंगवाया, महंगा तरीन तेल मंगवाया,
और जब $60 पे पहुंच गया LNG, 40 पे, 30 पे, फिर अब सौदे कर रहे हैं। क्या ये अफरा तफरी का नतीजा था? खुदारा मैं समझता हूं कि हमें बहुत तहम्मुल, बर्दाश्त और ईमानदारी से इसका तजिया करना चाहिए। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कहीं अपना सिलेक्टेंस हुई तो उसका अजाला होना चाहिए। लेकिन ये बात कि बदतरीन 3.5 सालों की गवर्नेंस के बाद गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएं, ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि आप मुल्क को खोखला कर दें, आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें, और फिर जनाब आप कहें जी गद्दारी हुई या ये गद्दार और ये वफादार है। मैं समझता हूँ कि इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लिहाजा मैं इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना देकर आपको ये कहना चाहता हूँ बड़े अदब से कि ज़रूर डॉलर इस वक्त हचकोले का, अपना रुपया हचकोले खा रहा है, और ये यकीनन ये जो इस वक्त 15, 20, 25 दिनों की सूरत हाल है वो आपके सामने है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, आप उसको अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आप कारोबारी हजरात हैं, आप बड़े पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान के बड़े अजीम मेहमान हैं, आप अरबों रुपए कमाते हैं, हलाल की रोज़ी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आप खुदारा इसका हल निकालें, बताएं हुकूमत को, मुझे बताएं कि इसका क्या हल है, ताकि अब इंपोर्ट्स पे आ जाएं। इंपोर्ट मैंने क्यों इसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर कैद लगाई, क्यों इसको मैंने कर्ब किया? बात बड़ी सीधी है। और ये बात जो अल्लाह ताला ने जिनको साहिब हैसियत बनाया है वो तो इम्पोर्टेड हर चीज़ मंगवा लें। गरीब आदमी को रोटी दाल भी मुश्किल हो जाए, महंगी तरीन हम लोग गाड़ियाँ मंगवा लें, गरीब आदमी को टूटी साइकिल भी ना मिले, और हम अपने घरों में अपना महल्लात जैसे जनाब टॉयलेट्स में बेहतरीन लगवा लें, टाइलें और सामान लगवाएं बाहर का इम्पोर्टेड, गरीब आदमी को अपना बाहर खेत में जाके वो करना पड़े। तो इसलिए मैं इसको तफसीर में नहीं जानना चाहता, इसलिए कि ये गैर ज़रूरी, जिसको आप कहते हैं कि नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स और लग्जरी आइटम्स, इसके ऊपर एक दुरानी के लिए बैन लगाया गया। मैंने ड्यूटी भी नहीं बढ़ाई, इसलिए नहीं बढ़ाई, मैं जानता हूं कि अगर ड्यूटी बढ़ा देता 200% भी, तो जिनको बहुत अल्लाह ने दिए वो 200% ड्यूटी दे के भी मंगवा लेते। तो लिहाजा मकसद क्या था? मकसद रेवेन्यू तो मिलना चाहिए, लेकिन फौरी मकसद था कि हम जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम बचा लें किसी तरीके से, और उसको हम सेव करें ताकि इसमें डॉलर में एक स्टेबिलिटी आए और हमारे पास पैसे बचें, ताकि हमारी जो बहुत अशद जो ज़रूरियात है उनको हम फाइनेंस करें। मसलन आपका जो एडिबल ऑयल है $4 अरब का आता है साल का। अब ये इंपोर्ट जो हमने जिसके ऊपर कट लगाया है, अगर $250 मिलियन महीने का अगर इसमें बचत होती तो साल का बन जाता है। डैडी साहब बहुत हिसाब के बहुत ज़बरदस्त हैं, इनको उंगलियों में अरबों खरबों गिनते हैं ये। तो अपना $250 मिलियन को 12 से आप ज़रब दें तो ये बन गया कुछ $4 बिलियन। अब ये अगर हमने कट्स लगाई हैं सामान तायुश पर, तो $4 अरब अगर हम बचाते हैं तो ये वो अमाउंट है जो पाकिस्तान के सारा जो खुर्दनी तेल है उसके ऊपर लगता है। तो क्या ये कौमी खदमत है, ये डिसर्विस है? फैसला आप कर लें। तो अगर हमें इस वक्त मुश्किल आन पड़ी है तो फिर कुर्बानी देनी होगी, और सबसे पहले हमें कुर्बानी देनी होगी जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह अपना नवाजा से नवाजा है। और वो गरीब आदमी, वो चाहे वो देहात में है, महरान की वादियों में है, या पंजाब में है, या गिलगित में है, बल्तिस्तान में है, या बलूचिस्तान में है, KP में है, वो गरीब आदमी, वो बेवा और यतीम जिसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, जिसके पास तालीम के पैसे नहीं हैं, रोते शीरखार बच्चे के लिए दूध के पैसे नहीं हैं, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है और सड़क पे चलता है तो पाँव में कांटा चुभता है तो खून बहता है, जिसके कपड़े मैले हैं, फटे हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करेगा कि एक तरफ अशराफिया जो है हर चीज़ मंगवाती है और इम्पोर्टेड अपना चीज़ें जो हैं, चाहे वो $1000 की एक चीज़ का एक पैकेट आए या कुछ और आए, वो मंगवा ले, हमें रोटी दाल ना मिले। तो ये सोशली भी एक सही कदम था टू हैव अ करेक्शन इन आवर सोशल इम्बैलेंस।
फॉरेन एक्सचेंज बचेगा इससे इंशाल्लाह आपका, जो कि आपकी ज़रूरी आप तेल इंपोर्ट करते हैं, आप गैस इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर लगेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात विद द कैविएट कि आपकी जो लोकल जो प्रोडक्शन जो है, जो इंडस्ट्री आपकी जो लगी हुई है उन अशिया के लिए जो बाहर से आती है, अगर लेट से एक आइटम बाहर से आ रही है वो सस्ती आ रही है, लोकल इंडस्ट्री तो मर गई, तो उससे भी अलबत्ता वहाँ पर एक आपको कैप करना पड़ेगा प्राइस को, वो एक फार्मूले के तहत, ताकि वो कोई विंडफॉल प्रॉफिट्स ना ले सकें। तो ये है मकसद इन इंपोर्ट्स को कर्ब करने का, ताकि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से वो इंशाअल्लाह स्टेबल होगा। और मेरा ईमान है आप लोग पाकिस्तान के मेहमान हैं, इस मेज़ पे बैठे हैं, चाहे वो सियासतदान हैं या बिजनेसमैन हैं या ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग सामने बैठे हैं, आप पाकिस्तान के अजीम मेहमान हैं। मेरा ये ईमान है खुदा की कसम कि अगर हम पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए, एक जहाँ दो कालिब हो जाएं और एक फ़ैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो मैं दिन रात मेहनत करेंगे। तो मेरा ईमान है कि आप लोग इस मुल्क के जो बहुत बड़े मेहमान हैं, पूरे पाकिस्तान में आप फैले हुए हैं, वो इंशाअल्लाह अगले 5-10 साल में इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। चीन किस तरह आज औजे सरैया पर पहुँचा, मुझे बताएं, इसके जवाब दें। जापान जो अपना जंग दोयम में शिकस्त फाश हुई थी, जर्मनी वॉज रेस्ड टू द ग्राउंड, वो 60 साल में द बाउंस बैक। आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है, जर्मनी चौथी 5वीं बड़ी माशी ताकत है। वो बर्लिन वॉल जो है 90 की दिहाई में वो मुंदम हुई, क्यों? किसी जंग के ज़रिए नहीं, वो जो मकनातीस था मगरबी जर्मनी की जो माशी तरक्की का, उसने मशरक़ी जर्मनी को उनको पके हुए फल की तरह झोली में गिरा दिया। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों, हमारी क्या तकदीर में लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा, कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इकबाल इसलिए कहता है कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। और ये भी शेर सुने, आपने करके दिखाया है कि इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। अब अंधेरे हैं ना, अपना लोड शेडिंग है, दूसरे इश्यूज हैं जो 3.5 साल में बड़ा गर्क हुआ इस मईशत का। तो इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। मगर वो किस तरह? छू मंतर से नहीं, कोई अपना अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि नमाज अपना अदा करो और रिज़्क़ की तलाश के लिए निकल जाओ। दिन रात मेहनत करनी होगी, कुर्बानी देनी होगी, खून पसीना बहाना होगा, और जो आपसे कमतर है, कमज़ोर है, उसके सर पर आपको दस्ते शफ़क़त देना रखना होगा, उसको साथ लेकर चलना होगा, फिर ये कौम बनेगी, एक कवि और जरी कौम बनेगी। इस तरह नहीं, इस तरह अगर हम रहे तो माफ़ कीजिए मेरे मुंह में खाक, फिर तो 500 साल गुजर जाएंगे, हमारी हालत नहीं संवरेगी। लेकिन अगर हमने फ़ैसला कर लिया तो अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे कोई इसमें शक नहीं कि इस कौम में इतनी हिम्मत और इतनी क़ुव्वत है, इतने अज़ान काबिल हैं कि वो दिन रात मेहनत करेंगे तो ये पाकिस्तान ज़रूर। अब हिंदुस्तान से हम कितना पीछे रह गए हैं। हाँ, एटमी ताकत में तो हम बिल्कुल कोई शक नहीं कि अगर वो खुदा न खास्ता हमारी तरफ मैली आंख से देखता है तो हम मैली आंख को पाँव तले रोन सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट बियॉन्ड दिस? वो तालीम में आज देखिए कि आज उनकी जो एक्सपोर्ट है आईटी की, अभी यहाँ पर मोतीवाला साहब ने कहा और मैं उसका बताता हूँ, आईटी में हिंदुस्तान आज 200 अरब डॉलर को छू रहा है, 200 अरब डॉलर को, और हम 1.5 अरब डॉलर, सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। हमारे मुल्क की जो डेमोग्राफी जो है, हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल जो है, उसको देखिए, बच्चियां और बच्चे इतने काबिल, इतने ज़हीन, अगर हम उनको एम्पावर करते तो मैं समझता हूं कि हमारी आईटी में हिंदुस्तान के मुकाबले में एक अच्छी खासी हमारा कंपटीशन होता। आज को मुकाबला नहीं है। अभी मैंने परसों कैबिनेट की मीटिंग ली और अपने ऑनरेबल
मिनिस्टर आईटी को कहा कि मेहरबानी करके 2 साल का $15 अरब का बनाए, और ये हो सकता है। $15 अरब की एक्सपोर्ट आईटी में पाकिस्तान कर सकता है। शर्त यह है कि द विल टू डू, उसके बगैर नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची में मैंने जब गुजारिश की थी, जब पिछले दफ़ा आया था तो जनाब चीफ मिनिस्टर साहब की खिदमत में मैंने कहा था कि वफाक की तरफ से जो आपका ये वो कौन सी सड़क है वो साइट की हम इंशाल्लाह वो वफाक बना के देगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला है पानी का। सीनियर मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। शाह साहब से मेरी बात हो चुकी है। देखें, $1 अरब अवेलेबल है, सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट का तोहफा है। इट इज़ इन्वेस्टमेंट, ये लोन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का तोहफा है। अब मैं आपको बतौर खादिम पाकिस्तान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप बैठें, सर जोड़ें, हुकूमत सिंध, यहाँ पर MQM, यहाँ पर बैठे कारोबारी हजरात, महलों के जो लोग हैं, बैठें और एक प्लान बनाएं, एक फिजिबिलिटी बनाएं, और वो पैसा यहाँ आएगा, $1 अरब अपना यहाँ पर पहुँचेगा। डिसैलिनेशन आप प्लांट्स लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद साल में कराची के घर घर में साफ पीने का पानी अवेलेबल होगा। अब तो ये आपके ऊपर, अब $1 अरब की इन्वेस्टमेंट तो अवेलेबल है, इट्स ऑन द टेबल। तो मैंने जहाज़ में मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा था, यार ये हम कराची के लिए इस्तेमाल कर लें, उनकी फिजिबिलिटी बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं चेक करता हूँ, नहीं भी बनी तो आप बड़े बड़े, ये मोती वाला बैठे हैं, मोतियों जैसी इनका जहन है माशाल्लाह, और आप लोग बैठे हैं, डैडी साहब बैठे हैं, बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप बैठे हैं। सिंध गवर्नमेंट अपना बढ़ाए, इनको साथ मिला के और इसको हम लेके चलें इस मंसूबे को। और इसमें, और उन्होंने मुझे कहा कि हम तो तैयार हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान से वायबल मंसूबों की। तो ये बात मैं कर चुका। अगली बात मैंने ये करनी है आपसे कि आईटी बोर्ड और आईटी टावर्स बनने चाहिए सारे सूबों में, और उसमें ट्रेनिंग हो, हज़ारों बच्चों और बच्चियों को हम ट्रेन करें और उसके बाद आगे लेके चलें। तो ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री बन सकती है। एक्सपोर्ट के ऊपर हमें देखें, पूरा हमें ज़ोर लगाना होगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर। वो इस तरह मेरी बात सुन लें, आप एक्सपोर्टर हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई तजुर्बा नहीं लगता। मैं तो एक तिफले मकतब हूँ आपकी सामने, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी ये इसका इल्म है। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बने, बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों से मिलकर, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो KPK है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बलूचिस्तान है, वहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल जोन्स एयर मार्क करे। वो ज़मीनें हुकूमतों की हों, चाहे वो वफाक की प्रॉपर्टी है या सूबों की प्रॉपर्टी है। वो ज़मीन जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप करे, वो एक बड़ा आला किस्म का वो सिस्टम बनाकर, पानी है, सड़कें हैं, वो दें। और ज़मीन जो है वो एक्सपोर्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे, कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन है, आप लें, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं। सट्टेबाजी के लिए नहीं, जो हमारा माफ़ कीजिए जो होता है, और रखी ज़मीन, जनाब वो बिजली नहीं आई, जनाब वो पानी नहीं मिला, जनाब मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे लोन नहीं मिला, फलान नहीं मिला, ये नहीं। वो एक वन विंडो ऑपरेशन, और वो ज़मीन जो है वो डेवलप करके, और फिर वहाँ पर पूरी तरह वह सड़कें बिछाई जाएँ, चाहे वो शहर से 60 मील दूर बाहर हो, अपना 80 मील दूर बाहर। आजकल मोटरवेज बनती हैं, 1 घंटे में 150-150 किलोमीटर आप पहुँच जाते हैं बड़े आराम से। वहाँ पर ज़मीनें डेवलप की जाएं, गवर्नमेंट की ज़मीनें हों, और वो एक्सपोर्टर्स, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर एक्सपोर्ट हम में आगे ना बढ़े, आज हम नेट इम्पोर्टर्स बन गए हैं। तो एक्सपोर्टर्स के लिए हम ये करें। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब से बात की थी, और उसके अलावा एक्सपोर्टर्स के ऊपर हम बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से बैंकों से लोन दिलवाएं, जो माजी में मिसयूज़ होता रहा। जनाब वो मैं आपको किस्सा बता देता हूँ। एक वो एक्सपोर्ट की अपना वो बाहर से दुबई से LC खुलवा ली, मैं नो नेम्स, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। LC खुल गई, वो 3% पे मिल गया अपना लोन, और 6 माह बाद वो बैंकों का मेरे तो वो अपना माल ही नहीं मुझे मिला, एक्सपोर्ट नहीं मिला, फलां लोन ले लिया, पेनल्टी दी, मामला ख़त्म। नहीं, इस तरह कौमें नहीं बनती।
कौमें बनती हैं, फिर अपना मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। कौमें तो इस तरह बनती हैं, उसके बगैर नहीं बनती। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। अगर पीआई की फ़्लाइट आपने पकड़नी है लाहौर के लिए और 7 बजे जा रही हो कराची से, तो एयरपोर्ट को आपको 6 बजे पहुंचना है और आप घर में उठें 6:30 बजे, तो आप जहाज़ कहाँ से पकड़ेंगे? सवाल नहीं पैदा होता। आपने शेव भी करनी है, आपने अपना ब्रश भी करना है, नमाज भी पढ़नी है और फिर बच्चों को प्यार भी देना, तो कहाँ से आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे? तो कौमें तो वही तरक्की करती हैं वो जीती जागती हों और वक्त की कदर करती हों। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक ये इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात, अगर हेग से ट्यूलिप्स आ सकते हैं जहाज़ से दुबई, हर रोज़ फ़्लाइटें आती हैं, तो हम तो यहाँ कराची से दुबई 2 घंटे का रास्ता है। आप अपनी ज़राअत, सिंध की ज़मीनें, पंजाब की ज़मीनें, बलूचिस्तान की ज़मीनें, KPK की ज़मीनें, जो बेहतरीन अजनास वहाँ उग सकती हैं उनको उगाया जाए और वहाँ पर देहातों में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम किए जाएँ, उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए देहातों में, ताकि माइग्रेशन ना हो शहरों को, लोग देहात में रहें, इंडस्ट्री वहाँ पर लगे एग्रो बेस्ड, और वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप उस क्वालिटी पे लेके आएँ जो गल्फ़ में उसकी इस्तेमाल होता है या दूसरे ममालिक में। ये है वो तरीका दुनिया में ज़िंदा रहने का। वरना GSP प्लस हम उनकी मिन्नतें करें, अच्छा जी हमें कर दें जी, एक्सटेंड कर दें, वो शायद कर दें मजबूरी के लिए, लेकिन आप GSP प्लस एक तो आप मिन्नतें करके करा सकते हैं या फिर अपनी तवानाई से कर सकते हैं कि हमने ये अचीव किया, आप हमें करके दें जी। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ये अगर हम बनाएंगे तो फिर अल्लाह ताला के फज़ल करम से स्काई वुड बी द लिमिट। फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा। कल मुझे चीनी वफ्द मिला, मुझे कल वो किसी और काम के लिए आया था, उन्होंने ख़ुद कल कहा मुझे कि प्राइम मिनिस्टर हम KCR के लिए वी आर वेरी सीरियस। और कल मुझे इस्लामाबाद में मिला, मैंने उनके हक़ में, चीन हमारा बेहतरीन दोस्तों में शामिल है और CPEC जिसके ऊपर कितने गलत इल्ज़ामात, भोंडे इल्ज़ामात लगाए गए थे, उससे ना सिर्फ नाराज़ हो गया बल्कि CPEC जो है अब ठंडा पड़ चुका है। मगर कल मुझे उन्होंने फिर मेरी उम्मीद मेरी दोबारा बदी और उन्होंने कहा जी हम KCR के जो कराची का सर्कुलर जो रेलवे है उसके लिए हम बिल्कुल वी आर सीरियस। तो बहुत मुझे खुशी हुई। मैंने उनके हक़ में पूरे हाउस में तालियां लगवाई, शुक्रिया अदा किया उनका कि भाई बड़ी मेहरबानी आप।